देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज नीट 2019 का पेपर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है कि उनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। स्टेटमेंट को देखते ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट ज्यादातर वायरस या वायरस लाइक जो और पार्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे गया है। बेसिकली ये आपका जो सेकंड चैप्टर है 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके जो सबसे एंड में पोर्शन दिया हुआ है उसमें से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए क्या कहता है ये, वायरॉइड्स लैक ए प्रोटीन कोट। वायरॉइड्स की बात जब भी हम करेंगे तो वायरॉइड्स के पास केवल क्या होता है, वायरॉइड्स के पास होता है केवल एक आरएनए। ठीक है, ओनली आरएनए होता है और उसकी वजह से उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। देखिए ये वाला जो सेगमेंट है इसमें से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि वायरस और उनसे रिलेटेड जितने भी और ऑर्गेनिज्म यहां दिए गए हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए यहां पे, हाँ जी, तो स्टेटमेंट है अपना वायरॉइड्स लैक ए प्रोटीन कोट। तो वायरॉइड्स जो हैं वो वायरॉइड्स किसके बने होते हैं, वायरॉइड्स बने होते हैं सिंपली आरएनए के, और उनके ऊपर प्रोटीन कोट बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि आरएनए की वजह से ही उनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और प्रोटीन कोट यहां पर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो ये ऑप्शन इस लिहाज से बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस की जब भी हम बात करते हैं हमें पता है कि वायरसेस कैन बी लिविंग ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। केवल होस्ट सेल के अंदर जाने पर ही वायरसेस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वायरसेस जो हैं होस्ट सेल की सेलुलर मशीनरी का इस्तेमाल करके ही पूरा उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेते हैं, पर सेल से बाहर इनका इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए आप इन्हें क्या कहोगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब जो केवल होस्ट के अंदर ही जिंदा रह पाए, और ऑब्लिगेट का मतलब कि होस्ट के अंदर के अलावा किसी और तरीके से वो जिंदा रह ही नहीं सकते। ओके, तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट मींस दे कैन सर्वाइव ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। ओके, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इस लिहाज से हम बात करेंगे तो यहां पर आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। देखिए जब भी वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक बैक्टीरियोफेज की बात कर लेते हैं जिसमें प्रोटीन कोट और उसका जेनेटिक मटेरियल बहुत ही क्लियर कट पता चलता है हमें, तो आप सब जानते हैं कि जब भी वायरस किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर केवल अपना जेनेटिक मटेरियल भेजता है, यानी डीएनए या आरएनए जो भी न्यूक्लिक एसिड उसके पास है वो भेजता है, बट प्रोटीन कोड जो है ये बाहर रह जाता है। तो प्रोटीन कोड कभी भी वायरस का इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट यहां बिल्कुल इनकरेक्ट है और इसलिए यही आंसर होने वाला है। आप चाहो तो फोर्थ स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो, प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। प्रायंस जो हैं बच्चों वो सबसे स्मॉलेस्ट इंफेक्शियस एजेंट माने जाते हैं, पर यह पक्की बात है कि वो केवल किसके बने होते हैं, वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, और चूंकि ये प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस एजेंट हैं इसी से इनका नाम डेवलप हुआ है प्रायन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और यहां पर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करके उसके प्रोटीन की फोल्डिंग को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप कह सकते हो प्रायन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड। तो 91 का थर्ड विल बी दी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। तो देखिए डीएनए और आरएनए में मिलने वाली प्यूरिन्स की बात की गई है। प्यूरिन जो भी होते हैं नाइट्रोजनस बेस, वो केवल दो ही तरह के होते हैं, एडिनाइन एंड गुआनिन, और ये दोनों डीएनए और आरएनए में सेम होते हैं, इनमें कोई वेरिएशन नहीं आता। बात अगर पायरिमिडीन की हुई होती तो पायरिमिडीन में यहां पे होते हैं साइटोसिन थाइमिन, बट थाइमिन की जगह आरएनए में हो जाते हैं यूरेसिल। तो डीएनए और आरएनए में अगर डिफरेंस है तो वो सिर्फ पायरिमिडीन के अंदर है। प्यूरिन डीएनए और आरएनए के पास सिमिलर हैं और वो फिक्स हैं जो एडेनिन और गुआनिन है। तो वंस अगेन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में काउंट होगा और कह सकते हैं कि इस पूरे पेपर के सबसे सिंपल क्वेश्चंस में से एक है ये। तो यहां पर डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 92 का
एडिनाइन एंड गुआनिन यानी सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड इज द आंसर ऑफ 92 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? इज ट्रू है, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो गोल्डन राइस आपको पता है एक तरह का फोर्टिफाइड फूड है, जिसके अंदर क्या किया गया है, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से इसको न्यूट्रिएंट एनरिच बनाया गया है। कौन सा न्यूट्रिएंट यहां सबसे ज्यादा है? बेसिकली गोल्डन राइस विटामिन ए से एनरिच किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने। इट इज अ विटामिन ए एनरिच्ड विथ ए जीन फ्रॉम डैफोडिल। It is pest resistant with a gene from Bacillus thuringiensis. It is drought tolerant, developed using agrobacterium vector. It has yellow grains because of a gene introduced from a primitive variety of rice. तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो गोल्डन राइस है ये न्यूट्रिशनली एनरिच है, इसलिए पेस्ट रेजिस्टेंस वाली बात और ड्रॉट टॉलरेंट वाली बात यहां बिल्कुल गलत है। अब बात आती है कि इनमें क्या चेंज है। तो मैंने आपको कहा था ये विटामिन ए एनरिच्ड राइस है और उसकी जीन डेफिनेट बात है कि वो राइस से नहीं ली गई है, इसलिए वो किसी दूसरे प्लांट से ली गई है। हालांकि यहां पर ये प्लांट का नेम मेंशन है, बट अगर ये नेम नहीं भी मेंशन हो तो भी ये विटामिन ए एनरिच्ड राइस देखकर भी आप इसको टिक कर सकते हो। ये बात पक्की है कि इसके अंदर जो जीन इंट्रोड्यूस की गई है वो किसी राइस वैरायटी से नहीं ली गई है, बल्कि अदर प्लांट से ली गई है। तो 96 का फर्स्ट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? देखिए यहां पर आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का इन सीटू मेथड नहीं है। इन सीटू से हम क्या समझते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपनी खुद की प्लेस पर जहां वो रहता है, जहां उसका नेचुरल हैबिटेट है, अगर वो वहीं पर प्रोटेक्ट किया जाए, वहीं पर ऐसी कोशिशें की जाएं कि उसकी स्पीशीज बची रहे, उसका नंबर फ्लरिश होता रहे, तो ऐसे कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजी सारी इन सिटू में काउंट होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट का नेचुरल हैबिटेट जो होता है उसके लिए बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो जाता है, या वहां पर उसके प्रोटेक्टेड रहने की इंश्योरिटी बहुत कम हो जाती है, और वहां उसे छोड़ना या वहां ये एज्यूम करना कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा बहुत मुश्किल हो जाता है। उस केसेस में क्या किया जाता है कि ऐसे प्लांट को उनके सीड्स या किसी अदर फॉर्म में लाकर फिर उसको ग्रो किया जाता है किसी अदर प्रोटेक्टेड एरिया में, और वो प्रोटेक्टेड एरिया डेफिनेटली उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता। ऐसे केस को ही हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, जहां पर हम किसी प्लांट को उसके खुद के हैबिटेट यानी जहां वो नेचुरली रहता है वहां के अलावा कहीं और ले जाकर उगाते हैं। तो इसका पर्पस यहां कौन सर्व कर रहा है? देखो बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं वो सब नेचुरल हैबिटेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए वहां की स्पीशीज एंडेमिक होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही बनाई जाती है, अलग से नहीं डेवलप की जाती। जहां जानवर मिलते हैं उसी को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। बॉटेनिकल गार्डन, ये बॉटेनिकल गार्डन जो है ये मैन मेड पूरी तरह से एक आइडिया है, आप कह सकते हो, जहां पर प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के अलावा उगाया जाता है, उनके अंदर प्लांट्स को बाकायदा लेबल किया जाता है, और ये आपके लिए टेक्सोनॉमिक जो स्टडीज हैं उनके भी सोर्स होते हैं, साथ साथ ये प्लांट्स के आप कह सकते हो कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का पर्पस भी सर्व करते हैं। एंड फाइनली सेक्रेड ग्रोव, सेक्रेड ग्रोव ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में मिलते हैं। ट्राइब्स जो होती हैं वो अपने जो लोकल नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनके लिए सेंसिटिव होती हैं, उनका प्रोटेक्शन करती हैं, इसीलिए सेक्रेड ग्रोव भी नेचुरल हैबिटेट में ही माने जाते हैं। तो वो भी इन सीटू कंजर्वेशन का पर्पस सर्व करते हैं। ये भी इन सीटू कंजर्वेशन है, ये भी इन सीटू कंजर्वेशन है। केवल बॉटेनिकल गार्डन ऐसा है जो वास्तव में किस तरह का कंजर्वेशन शो करता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ओके, तो यहां पर आंसर हो जाएगा नॉट ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन का आंसर हो जाएगा बॉटेनिकल गार्डन। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA? आपके सामने एक सीक्वेंस दिया हुआ है mRNA का 5' to 3' डायरेक्शन में, और इसमें यह पूछा है कि कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से किस कंडीशन में उस पूरे mRNA का रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा। रीडिंग फ्रेम से हमारा क्या मतलब है, पहले यह समझना जरूरी है। रीडिंग फ्रेम तब चेंज होता है
जब उस mRNA के अंदर मौजूद जेनेटिक मैसेज बदल जाए। जेनेटिक मैसेज किस पैटर्न में रीड किया जाता है ये आपको पता होगा। जब भी mRNA को आप 5 to 3 डायरेक्शन में देखते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस के जो सीक्वेंस हैं, कंटिन्यूअस सीक्वेंस, ये एक कोडोन को डिनोट करते हैं। जैसे AAC स्टैंड्स फॉर 1 कोडोन, AGC नेक्स्ट, GGU नेक्स्ट, GCU नेक्स्ट, AUU नेक्स्ट। इस तरीके से यहां पर आपके सामने 1 2 3 4 5 कोडोन अवेलेबल हैं और इन कोडोन के अकॉर्डिंग ही यहां एंटी कोडोन रखने वाले टीआरएनए आएंगे और वो करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड को यहां पर शिफ्ट करेंगे राइबोसोम के ऊपर और उसी के अकॉर्डिंग पेप्टाइड चेन की स्ट्रक्चर डिसाइड होगी। अगर इसमें से कहीं पर भी आप एक या दो N2 बेस या तो इंसर्ट कर दो या डिलीट कर दो तो ये जो 3 का पैटर्न है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर से। मान लो आपने यहां पर इंसर्शन कर दिया तो यहां से आगे 3 के सीक्वेंस बिल्कुल बदल जाएंगे और इसलिए पूरे एमआरएनए का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन, ऑप्शंस देखते हैं। इंसर्शन ऑफ G एट 5th पोजीशन, 5th पोजीशन देखिए यहां से 1 2 3 4 5, 5th पे जैसे ही आप G इंसर्ट करोगे यहां ये AGG बन जाएगा और इससे आगे का कंप्लीट फ्रेम यहां मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सिंगल बेस अगर इंसर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली फ्रेम बदलेगा, इसलिए ये कंडीशन होगी जिसमें नो चेंज नहीं होगा यानी चेंज होगा। ओके, डिलीशन ऑफ G फ्रॉम 5th पोजीशन, 5th पोजीशन वाला जो G है अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हो तो भी आगे ये क्या बन जाएगा, ACG GUG। इस तरीके से इसकी पूरी रीडिंग आगे से बदल जाएगी और एक तरह का फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहां पर हो जाएगा। इसलिए आप अगर इंसर्शन कर रहे हो यहां पर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तो भी ये क्या होगा, तो भी ये फ्रेम बदलेगा। इंसर्शन ऑफ A एट G, A एंड है ये बच्चों, ये A एंड है। इंसर्शन ऑफ A एंड G एट 4th एंड 5th पोजीशन रेस्पेक्टिवली। 4th पोजीशन आप क्या देख रहे हो, ये यहां पर आप एक A और बढ़ा दो और 5th पे आप देख रहे हो G, यहां पे एक G और बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा AAC देन AAG एंड देन इट बिकम्स GCG GGU GCU AUU। ठीक है, तो अगर इसको आप देखते हैं तो 4th पोजीशन पर जब आप इंसर्शन करते हैं तो चूंकि यहां फ्रेम पहले क्या था, AGC था और अब क्या हो गया, AAG, और उससे आगे क्या हो गया, उससे आगे ये GCG, इस तरीके से GUG CUA ऐसे चेंज हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब एक या दो N2 बेस इंसर्ट करने पर तो डेफिनेटली इंसर्शन या डिलीशन पॉइंट से आगे फ्रेम बदलेगा ही बदलेगा। अब क्या बचा आपके पास, ये तीनों ऑप्शन तो यहां खारिज हो गए। डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th 9th पोजीशन, 7th 8th 9th आप देख सकते हो ये रही यहां पर। ठीक है, और इसमें से आप GGU को अगर डिलीट कर देते हो, मान लो इस कोड को आप डिलीट भी कर देते हो, तब भी यहां पर उससे आगे की रीडिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल ये अमाइनो एसिड इस चेन से हट जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरे 3 कोडोन यानी 3 N2 बेस के कंप्लीट सीक्वेंस को अगर डिलीट किया जाए या कभी किसी को इंसर्ट भी कर दिया जाए तो केवल एक अमाइनो एसिड में बदलाव होता है, पूरा रीडिंग फ्रेम नहीं बदलता। इसलिए यही आपका आंसर होगा कि अगर आप डिलीशन कर देते हो GGU का 7th 8th 9th पोजीशन से, देन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। तो सीधा सा क्लू क्या है इसका, एक या दो बेस अगर आप इंसर्ट करोगे तो आगे का रीडिंग फ्रेम बदलेगा, 3 बेस अगर आप इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे तो रीडिंग फ्रेम में बदलाव नहीं होगा। 3 या 3 का मल्टीपल, वो उस पॉइंट से आगे का रीडिंग फ्रेम नहीं बदलेगा, उस पॉइंट पे भले ही चेंज हो सकता है पर उससे आगे का रीडिंग फ्रेम बदलेगा नहीं। ओके डन, तो इसका आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर 99, which of these following method is the most suitable for disposal of nuclear waste? न्यूक्लियर वेस्ट, देखिए न्यूक्लियर वेस्ट बोला जाता है रेडियो एक्टिव वेस्ट को। रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या होता है आपको पता है, रेडिएशंस निकलते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं इनसे जो वेस्ट जनरेट होता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जिसका डिस्पोजल बहुत ही केयरफुली करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसका डिस्पोजल आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो अगर उस
रेडियो एक्टिव वेस्ट के कांटेक्ट में कोई भी लाइफ आ गई तो वो लाइफ जो है वो थ्रेटन्ड हो सकती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेव का एक्सपोजर उनमें म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यही रीजन है कि रेडिएशन जो है सबसे बड़ा थ्रेट माने जाते हैं ओवरऑल लिविंग वर्ल्ड के लिए, क्योंकि उससे सबसे तेजी से म्यूटेशन इंड्यूस होते हैं। तो देखिए यहां पर वो कौन सा तरीका होगा जिसके हिसाब से आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट को यानी न्यूक्लियर वेस्ट को क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। तो वैसे तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी अगर हम इन सारे चारों ऑप्शन में से देखें सबसे सेफ तरीका क्या होगा, तो देखते हैं। शूट द वेस्ट इनटू स्पेस। स्पेस में वेस्ट को शूट करना बिल्कुल भी राइट आइडिया नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत डिफिकल्ट है, दूसरी बात वहां जाने पर भी उनके रेडिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी तरीके से अगर ये रेडिएशन कंटेनिंग वेस्ट फिर से अर्थ पर आ गए तो ये उतना ज्यादा ही डैमेज क्रिएट करेंगे। ओके, बरी द वेस्ट अंडर अंटार्कटिक आइस कवर। अंटार्कटिक आइस कवर के नीचे अगर आप उन्हें बरी कर दोगे और कभी वो आइस कवर अगर मान लो मेल्ट हो गया तो वो फिर से एक्सपोज हो जाएगा, और इस तरीके से ये भी बहुत सेफ तरीका नहीं है। डंप द वेस्ट विद इन रॉक्स अंडर डीप ओशियन। डीप ओशियन में आप रॉक्स के बीच में वेस्ट को डंप कर दोगे, किसी भी तरीके से ये सरफेस पे आ गया, या किसी भी वहां पर भी आपको पता है तरह तरह की लाइफ फॉर्म्स होती हैं, वो भी इसके कांटेक्ट में आएंगी तो ये उनको भी डैमेज पहुंचा सकता है। देन बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस। इन चारों में से सबसे सेफ तरीका जो है वो यही माना जा सकता है कि अर्थ सरफेस में चट्टानों के नीचे बहुत ज्यादा गहराई पर, कितनी गहराई, आधे से 1 किलोमीटर की गहराई पर अगर आप उनको बरी करते हो तो उनका सरफेस पे वापस रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ज्यादातर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। लेड कंटेनर में उनको रखा जाता है, लेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और फिर उनको डीप डाउन अर्थ सरफेस में बिलो द रॉक्स डंप कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली माइक्रोब्स हैं, और यहाँ पर उनके कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो ये देखिए बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, रिपीटेटिव फॉर्म में आता है, हर बार अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स देकर उनकी यूटिलिटी पूछ ली जाती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होते हैं, और बहुत छोटे से सेगमेंट से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। देखो कैसे। लैक्टोबैसिलस, हम सब जानते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो मिल्क से कर्ड बनाने में काम आते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट का नाम है, यीस्ट अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है, साथ ही साथ ये बेकरीज में भी यूज होता है ब्रेड बनाने में। ठीक है, तो बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट दोनों ही इसको बोला जाता है। एस्परजिलस नाइगर डायरेक्ट सोर्स है सिट्रिक एसिड का। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है आपका, ये एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड का सोर्स है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ए बी सी डी, ई यहां पर नहीं था, या फिर इस क्वेश्चन में अगर था भी तो केवल ए बी सी डी को मैच करा सकते हो आप, और ए बी सी डी को मैच कराकर आप देखिए क्या आपके सामने ऑप्शन आने वाला है। ए को आप मैच करो 2 से, ये रहा, बी को आप मैच करो 4 से, ये रहा, सी को आप मैच करो एस्परजिलस नाइगर को किससे, 5th से। बेसिकली यहाँ 5th इनसे छूट गया है क्वेश्चन प्रिंट होने में, मैं यही सोच रहा था इसमें कुछ गलती है। सी को अगर ये मैच करेंगे तो सी को 5th से मैच करेंगे, तो यहां पर 5th ऑप्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए इस तरह का, यानी कि सी को आप 5th से क्यों मैच करें, सी को तो हमने 3rd से मैच किया, पर यहाँ 5th चूंकि मेंशन है इसलिए यहाँ 5th कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ 5th कुछ ना कुछ रहा होगा। सी यहाँ पे अपना 3rd से मैच है, तो ए 2 से हो गया, बी 4 से हो गया, सी देखिए 3rd से हो गया, और डी जो था ये 5th से होता, तो यहाँ पे डेफिनेटली एसिटिक एसिड रहा होगा या विनेगर रहा होगा। ठीक है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है ये एक्चुअल में यही था जिसे ई बना दिया इनने, ये यहाँ पे 5th की तरह मेंशन होता, तब ये आपका मैच प्रॉपर हो जाता, क्योंकि ई तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये जो ई है ये बेसिकली ई नहीं होके 5th होना चाहिए था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है छापने वाले ने। आप देखिए यहाँ पे जो ई है ये ई नहीं होके क्या है, 5th है, और ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, अब देखिए आप इसको आप देखेंगे तो अब मैच करना बहुत आसान है। लैक्टोबैसिलस सीधा किससे, कर्ड से। ओके, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी किससे, ब्रेड से। एस्परजिलस नाइगर किससे, सिट्रिक एसिड से। एसिटोबैक्टर एसिटाई किससे, एसिटिक एसिड से। और जब आप ऐसा मैच करेंगे तो A2 आ रहा है आपका,
B4 आ रहा है आपका, C किससे आ गया 3 से, एंड D किससे आ गया 5th से, और इस तरह से सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग थी, उसको आप करेक्ट कर दोगे तो उसके बाद आंसर निकालना बहुत आसान है। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन, 100 का सेकंड ऑप्शन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स। देखिए ये क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, और ये जो क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, ये इस बात के बारे में बात करना चाहता है कि जेनेटिक मैप जब हम बनाते हैं तो जो मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन है वो किसके बारे में बात करती है, क्योंकि हम जनरली जेनेटिक मैप को, मैं आपको बताऊं, जेनेटिक मैप यूज होते हैं क्रोमोसोम पर जीन की डिस्टेंस बताने के लिए। ठीक है, तो क्रोमोसोम पर जीन की जो डिस्टेंस है, इनके लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसे अपन कहते हैं मैप यूनिट। अब यहां पर बात की जा रही है कि वास्तव में जो मैप यूनिट है, या मॉर्गन के नाम पर इनको सेंटीमॉर्गन कह दिया गया, इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, या इसमें जो डिस्टेंस कंसिडर की जाती है वो किसके इक्वल होती है। तो यहां देखिए आप, व्हाट मैप यूनिट इज अडॉप्टेड, तो मैप यूनिट इज अडॉप्टेड में आप ऑप्शंस देखिए, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस की यूनिट का मतलब डिस्टेंस किनके बीच में, दो जीन्स के बीच में। दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस को नापने का और कोई तरीका नहीं हो सकता, यहां पे डायरेक्ट डिस्टेंस यूनिट काम नहीं आती, बल्कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कितने हैं उसकी परसेंट से इसको मेजर किया जाता है। जीन एक क्रोमोसोम पे जितनी दूर दूर होती हैं उतने ज्यादा उनके सेपरेशन के चांस है। मान लीजिए मैंने यहां दो जीन मेंशन किए हैं, ए और बी, आप देखिए दोनों एंड्स पर हैं, इनके सेपरेशन के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं, और जीन्स जितनी पास पास होती हैं क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस से उनके सेपरेशन के चांस उतने ही कम होते हैं। तो फिर यहां इसको नापने का तरीका क्या यूज किया जाए, यहां सीधा सीधा तरीका इस्तेमाल किया जाता है परसेंट क्रॉसिंग ओवर। परसेंट क्रॉसिंग ओवर का मतलब यह हुआ कि जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा जीन्स के बीच की डिस्टेंस, उतने मैप यूनिट या उतने सेंटीमॉर्गन बोल दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सीधी सी बात होती है कि एक मैप यूनिट परसेंट क्रॉसिंग ओवर के बराबर होती है, यानी 1% क्रॉसिंग ओवर के बराबर होती है। ठीक है, आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो। ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 10% नहीं चलेगा। ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 100% नहीं। ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसिंग ओवर। देखो यहां पे इसके साथ साथ टू एक्सप्रेस्ड जीन भी बोले गए हैं, तो एक्सप्रेस्ड जीन केवल वो हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहां हम सभी जीनों की बात कर सकते हैं जो सेम क्रोमोसोम पर होती हैं, और उन सेम क्रोमोसोम्स के बीच में अगर दो जीन्स के बीच में 1% क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब उनके बीच में 1 मैप यूनिट डिस्टेंस है। अगर उनके बीच में 2% क्रॉसिंग ओवर होता है तो 2 मैप यूनिट डिस्टेंस उनके बीच में मानी जाती है। और इसी तरह से जब 4 क्रोमेटिड बनते हैं तो उनकी 50% जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रॉस ओवर टाइप के हो सकते हैं। उस केस में मैप यूनिट यानी डिस्टेंस मैक्सिमम कंसीडर की जाती है। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत इजी था, डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर बेस्ड था, दैट डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इन मैप यूनिट इज इक्वल टू परसेंट क्रॉसिंग ओवर, यानी 1% क्रॉसिंग ओवर के बराबर एक मैप यूनिट मानी जाती है। ओके, डन। आंसर विल बी दी थर्ड। ओके, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 103, which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant disease। देखिए यहां पे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किया गया है, ये ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज बोलना सही नहीं है, आप ये कह सकते हो प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीज। यहां होता क्या है कि जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके रूट्स के आसपास बहुत सारे पैथोजन डेवलप होके रूट इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर यहीं पर हम एक फंजाई का इस्तेमाल करें तो वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करता है और प्लांट रूट के चारों ओर मिलने वाले पैथोजेंस को कंट्रोल करके डिजीज के फैलने के पॉसिबिलिटी को डाउन करता है। ठीक है, इसीलिए उसे बायो कंट्रोल एजेंट बोला जाता है, और वो फंजाई है ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप का फंजाई ट्राइकोडर्मा। वेरी फेमस फंजाई है, बहुत बार एनसीईआरटी ने, बहुत बार नीट एग्जाम ने इस क्वेश्चन को पूछा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट
फंजाई है ये ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा विल बी द आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज? यू कैन से इट इज ट्राइकोडर्मा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू ESTs। देखिए ये क्वेश्चन है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस से और उसके अंदर भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाला जो आपका यहां एस्पेक्ट है उसमें से पूछा गया है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान आपने पढ़ा कि जीनोम की सीक्वेंसिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सीक्वेंस एनोटेशन और दूसरा होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैगिंग। जब हम सीक्वेंस एनोटेशन की बात करते हैं तो उसमें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जहां से लेकर जहां तक आप जीन को पढ़ना चाहते हैं, उसके फ्रेम को जानना चाहते हैं, उस पॉइंट की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको सीक्वेंसिंग की जाती है। इसको कहा जाता है सीक्वेंस एनोटेशन। लेकिन आपको मालूम है कि एक डीएनए के अंदर मौजूद जो होल सीक्वेंस है वो पूरा कोडिंग सीक्वेंस नहीं होता, बल्कि वो पूरा सीक्वेंस एक्सप्रेस भी नहीं होता। इसीलिए ज्यादा अच्छा तरीका होता है कि हम केवल उन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करें जिनमें एक्सप्रेशन की एबिलिटी होती है। जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है? जीन के एक्सप्रेशन का तरीका है ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन। सबसे पहले जीन ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाती है, उसके बाद आरएनए जो है वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन के अंदर उस मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर जीन के एक्सप्रेशन के लिए उसका ट्रांसक्राइब होना जरूरी है और आरएनए बनाना जरूरी है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैगिंग का रिलेशन भी जीन के उन एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस से ही होता है जो आरएनए, स्पेशली कौन सा, मैसेंजर आरएनए बनाने में केपेबल होते हैं। तो बच्चों जो मैसेंजर आरएनए बनाएंगे जीन के उन सीक्वेंसेस के लिए हम एक्सॉन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। और इसको करना आसान भी क्यों होता है? क्योंकि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाते हैं और वहां जाके राइबोसोम पर ट्रांसलेट होते हैं। तो अगर आप मैसेंजर आरएनए को सीधा एड्रेस करोगे तो आपको न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और केवल आरएनए को देखकर ही हम जीनोम के अंदर मौजूद सारे कोडिंग सीक्वेंसेस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैगिंग ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और खास तौर पे फंक्शनल जीन्स, एक्सप्रेस हो सकने वाली जीन्स, कोडिंग जीन्स का पता लगाने के लिए ये ज्यादा अच्छी टेक्निक मानी जाती है, ठीक है। तो देखते हैं ESTs। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैगिंग रेफर्स टू जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, नोवेल डीएनए सीक्वेंस। आपको पता चल गया होगा अब तक आंसर क्या होगा। जीन जो एक्सप्रेस होती हैं किसकी फॉर्म में? आरएनए की फॉर्म में। पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन कोई मतलब नहीं है, ये प्रोटीन की बात कर रहा है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए में जहां भी सीक्वेंस के डिफरेंसेस हैं ये उसकी बात करता है, लेकिन इसका EST से लेना देना नहीं है। नोवेल डीएनए सीक्वेंस का भी EST से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल इसके बारे में बात करते हैं। 104 का ऑप्शन नंबर 1 will be the answer. Okay, done. Question number 110. The shorter and longer arms of a submetacentric chromosomes are referred to as, देखिए सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की जो शेप है उस पर आजकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और कभी इसके नाम पूछ ले जाते हैं, कभी इनकी आर्म्स के बारे में पूछ ले जाता है। सब मेटासेंट्रिक उस कंडीशन को बोला जाता है जहां पर एक आर्म क्रोमोसोम की लॉन्ग होती है, दूसरी आर्म शॉर्ट होती है। बीच में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर है उसके दोनों तरफ मौजूद क्रोमोसोम के हिस्से उनकी आर्म्स कहलाते हैं और इन्हें लॉन्ग और शॉर्ट आर्म कह देते हैं। लेकिन इन लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म के रेशियो को पता लगाने का तरीका होता है P/Q, ठीक है। और इसके अंदर जो है आप ध्यान दीजिए कि जो Q है वो हमेशा लॉन्ग आर्म को दिखाता है और P जो है ये पेटाइट वर्ड के से आया है तो ये शॉर्ट आर्म को दिखाता है। तो P stands for short arm and Q stands for long arm। आंसर आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 S arm and L arm respectively, P arm and Q arm respectively। शॉर्ट एंड लॉन्गर आर्म की बात की गई तो शॉर्ट को आप क्या कह दोगे? P और Q को कह दोगे लॉन्ग। Q एंड P ये इसका इनवर्स हो गया। M arm and N ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो सही आंसर हो गया P एंड Q। उसमें भी P क्या होगी? शॉर्ट और Q क्या होगी? लॉन्ग। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 111। What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in plants? तो देखो फोटोपीरियडिज्म वाले
एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। ये क्वेश्चन आजकल कई बार पूछा गया है। देखिए अभी अपन ने डिस्कस किए थे 2021 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन था, आप 19 में दोबारा देख रहे हो इसको। व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड? देखो क्या है, लाइट की ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियड। और लाइट की ड्यूरेशन के इस स्टिमुलस को रिसीव करके प्लांट डिसाइड करता है फ्लावरिंग को, ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। ओके, तो फोटो पीरियड जो है जो किसके लिए नेसेसरी है, फ्लावरिंग के इंडक्शन के लिए, उसको परसीव करता है प्लांट, लेकिन अपने किस पार्ट से? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये आपके लीव्स से परसीव किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो पीरियड लाइट की ड्यूरेशन का जो स्टिमुलस है उसको परसीव करने वाले पार्ट प्लांट का है लीफ, और लीफ के अंदर एक वेरी स्पेसिफिक पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम। उसका रोल जब समझा गया तो प्लांट फिजियोलॉजी की बहुत सारी बातें समझ में आई। उस फाइटोक्रोम के थ्रू ये फोटो पीरियड रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो लीव्स विल बी द आंसर। ओके, 111 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 113, Which of the following pair of organelles does not contain DNA? ये पूछ रहा है कि आपके पास कुछ सेल ऑर्गेनल के पेयर दिए गए, इनमें से वो पेयर कौन सा है जो डीएनए नहीं रखता। तो देखो, फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट में होता है। लाइसोसोम एंड वैक्यूल इन दोनों के पास डीएनए नहीं होता, कोई इनके पास डीएनए का काम ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो ईआर से जनरेट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, तो यहां पे आपके ये तीनों नहीं होंगे और आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, 113 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 114, What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile? तो देखिए एक जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से क्वेश्चन है, और उसमें जीन डिसऑर्डर से रिलेटेड ये बात की गई है, जिसमें पूछा गया है कि आप एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास ओवरऑल डेवलपमेंट तो मस्कुलाइन है यानी मेल जैसा है, उसके साथ साथ उसके अंदर सिचुएशन है गायनेकोमास्टिया, यानी उसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनका डेवलपमेंट हो गया एज ए फीमेल, और उसके बावजूद वो फर्टाइल नहीं है, स्टेराइल है, यानी गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ये डिसऑर्डर किस कंडीशन में डेवलप होगा? तो देखिए यहां पे ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाई क्रोमोसोम। ओके, और ये जो आपके पास गायनेकोमास्टिया और स्टेरिलिटी वाली सिचुएशन आई है, इसके लिए जिम्मेदार होता है एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ एक्स एक्स वाई सिचुएशन जिसके सेक्स क्रोमोसोम में आ जाती है, ऑटोसोम तो यही होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है, 44 यहाँ पे ऑटोसोम है, और एक्स एक्स वाई जो सेक्स क्रोमोसोम है वहां टोटली इम्बैलेंस हो गया है मामला। वाई क्रोमोसोम है, इसकी वजह से सेक्स तो मेल हो गया, पर 2 एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से फेमिनाइन कैरेक्टर भी प्रेजेंट हो गए, और चूंकि 3 सेक्स क्रोमोसोम होने की वजह से मियोसिस पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टेरिलिटी आ गई। तो ये आपका रीजन हो गया किसका? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसको क्या बोला जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, टर्नर सिंड्रोम नहीं है, 44 प्लस x0 होता है। एडवर्ड सिंड्रोम ये 18th क्रोमोसोम में ट्राइसोमी से होता है, और डाउन सिंड्रोम ये 21st में ट्राइसोमी से होता है। यहां एक एडिशनल x ऐड हो गया है, और इसका रीजन आपको पता है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन होता है एग के फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। चलो खैर, फिलहाल डायरेक्ट आंसर क्या? सेकंड, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 114 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 115, जाइलम ट्रांसलोकेट्स। देखो जाइलम जो पार्ट है आपको पता है उसका ट्रांसलोकेशन मेनली वाटर से रिलेटेड है, लेकिन यहां क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा क्योंकि वाटर के साथ और भी चीजें हो सकती हैं जिनको जाइलम ट्रांसलोकेट करता है। देखो क्या क्या? वाटर ओनली, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स ओनली, वाटर मिनरल सॉल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली, वाटर मिनरल सॉल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। अब यहां समझना होगा आपको कि जाइलम जो है, जैसे स्टेम के जाइलम की हम बात करें स्पेशली, जिसमें डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट होना है, उसके अंदर वाटर तो जाता ही है, बिल्कुल जाता है। ओके, लेकिन इसके अलावा अगर आप कहें वाटर में डिसॉल्व मिनरल क्या इसमें जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मिनरल्स को ज्यादातर हम इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं, पर अगर आपको मालूम हो तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो प्लांट कई बार लेते हैं, किससे? कई बार प्लांट के अंदर जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो N2 की फिक्सिंग करते हैं, और वो जो नाइट्रोजन है प्लांट के अंदर, वो नाइट्रोजन कुछ स्पेशल
नाइट्रोजन रिच सब्सटेंसेस की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, जैसे या तो वो हो सकते हैं आपके कुछ नाइट्रोजन रिच अमाइनो एसिड जिन्हें एमाइड्स बोलते हैं, या कभी कभी यूराइड्स हो सकते हैं। तो एमाइड और यूराइड ऐसी फॉर्म है नाइट्रोजन की जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कह सकते हैं। ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी इस जाइलम से क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि ऑक्सिन जैसे हार्मोन जो रूट टिप पे बनते हैं और फिर बेस की ओर आते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि यहां पर सभी चीजें हैं जो जाइलम से जा सकती हैं, और वो मेंशन है किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में, वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स, ये सब जाइलम से ट्रांसलोकेट होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो पहले 3 पे अटक सकता है, लेकिन यह 4th ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है। ओके, तो 115 का 4th क्वेश्चन। नंबर 116, Which of the following pairs of gases is mainly responsible for greenhouse effect? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड गैसेस पूछी गई हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारे एनवायरमेंटल इशू वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में बाकायदा एक यहाँ पे पाई डायग्राम से शो किया हुआ है कि किस किस गैस का ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने में कितना कितना % है। तो वहां पे आपको मेंशन है बाकायदा। सबसे पहले तो यहाँ पे CO2 इंपॉर्टेंट है, मीथेन इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है, और कुछ मामलों में यहाँ पे रोल CFCs का भी दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 तो मेंशन है। इसके अलावा सल्फर के यहाँ पे SF6 जैसे कंपाउंड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर फिलहाल हम ऑप्शंस में से देखते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास कौन से हैं, ओजोन एंड अमोनिया, तो ये बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल नहीं है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कॉज करते। CO2 एंड मीथेन, देखिए सबसे ऊपर टॉप पे ही इनका नाम है, CO2 एंड मीथेन आर दी ग्रीन हाउस गैस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑप्शन 4 विल बी दी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 117, Which of the following protocols did aim for reducing emission of chlorofluorocarbon into atmosphere? देखिए, आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं। पिछले 3 साल के पेपरों की डिस्कशन अपन ने की है। 21 से अपन ने स्टार्ट किया, 21 की बात की, 20 की बात की, अब मैं 19 पर आया हूं। तो आप देखिए यहां पर 2019 के अंदर भी वो क्वेश्चन पूछा गया है, और इन्हीं का रिपीटेशन आगे 20 और 21 में हुआ है। हालांकि ये पहले आया है, डिस्कस हम बाद में कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रेंड समझ सकते हो, आप क्वेश्चन के ट्रेंड को समझ सकते हो कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिड एम फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ CFCs? अभी कुछ दिन पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसी तरह का क्वेश्चन, वहां पे डायरेक्ट प्रोटोकॉल का नेम था। ठीक है, यहां प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो देखिए आप, did aim for reducing emission of CFCs. CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब्सटेंस जो हैं वो सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं एनवायरनमेंट में मौजूद ओजोन लेयर को। ठीक है, और इस ओजोन लेयर के रिडक्शन का जब लोगों को पता चला, तब यहां पर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में एक कन्वेंशन हुआ, और उसके अंदर दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज ने इस बात पर साइन किए कि वो ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल कंट्रोल करेंगे और इनके एमिशन को रिड्यूस करेंगे। और उसके बाद डेफिनेटली ये अकेला ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इफेक्ट देखा गया है, और ओजोन की लेयर आज की तारीख में बहुत ज्यादा रिस्टोर हुई है, यानी कि उसका डिप्लीशन रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव प्रोटोकॉल रहा है, और ये है प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इफेक्टिव केम इनटू इफेक्ट, ये आप कह सकते हो इफेक्ट में आया, और इसका असर आज की तारीख में देखा जा रहा है। तो एक आप कह सकते हो सक्सेसफुल प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, 117 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 118, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हो फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो में, सीधे सीधे, किसके बिना, फर्टिलाइजेशन के बिना। तो फर्टिलाइजेशन के बिना जब भी कोई काम होता है हम उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं पार्थेनो। ठीक है,
लेकिन अगर मान लीजिए ये विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा होता तो वो सीडलेस फ्रूट बनता, हम उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। लेकिन अभी ये कह रहा है डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो, यानी रिप्रोडक्शन के एक टाइप की बात कर रहा है ये, जिसके अंदर ये कह रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही सीधा फीमेल गैमेट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए। इस प्रोसेस को बोला था पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस का आंसर होगा फोर्थ आंसर। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी वर्ड यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यूज किया जाता है, ये अलग चीज है। पार्थेनोकार्पी ये सीडलेस फ्रूट के लिए बोला जाता है, यहाँ भी विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है मामला, लेकिन यहाँ पे फ्रूट के डेवलपमेंट की बात की जाती है। सिनगैमी ये फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम है। पार्थेनोजेनेसिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस से चैप्टर है और जेनेटिक कोड के फीचर्स पर पूछा गया है। मैं बहुत अच्छे से आपको बताया भी था, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जेनेटिक कोड का वो फीचर आपको बताना है जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन को अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेता है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम ह्यूमन इंसुलिन की जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। आप सब जानते हो कि डायबिटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में, और उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन के तौर पर यूज किया जाता है। और इंसुलिन जो है उसका प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन यह सॉल्व हुआ जब हमने ह्यूमन इंसुलिन को डेवलप करना सीख लिया जेनेटिक इंजीनियरिंग से बैक्टीरियल सेल में। लेकिन ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, ये है इंपॉर्टेंट बात, और उसी के पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि जो जीन ह्यूमन के अंदर इंसुलिन बनाती है वही जीन क्या बैक्टीरिया में जाके भी इंसुलिन बना सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे जीन के कौन से फीचर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीन, यानी जीन जो मैसेज लेके जाता है जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो जेनेटिक कोड पूरी दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट इक्वली वर्क करता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज नियरली यूनिवर्सल। जो सीक्वेंस आपकी बॉडी में, आपकी सेल में कोई प्रोडक्ट बनाता है, वही सीक्वेंस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी वही प्रोडक्ट बनाता है। और ये बात प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया से लेकर यूकैरियोट तक अप्लाई होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि सभी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक एंसेस्ट्री कॉमन है, अल्टीमेटली सभी एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। तो ये एवोल्यूशन के आप कह सकते हो उसके फेवर में एक एविडेंस भी होता है। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट बात है द यूनिवर्सलिटी ऑफ द जेनेटिक कोड, उसकी वजह से ही ये चीज पॉसिबल होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पे जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। देखिए ये रहा आपका आंसर, जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। तो यहां थर्ड इज द आंसर 122 का थर्ड। ओके, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 123, which of the following statement is not correct? Lysosome have numerous hydrolytic enzymes. The hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. Lysosome are membrane bound structures. Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है लाइसोसोम से रिलेटेड। लाइसोसोम यानी कि एक सेल ऑर्गेनल, तो ये आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लाइसोसोम के बारे में पूछा गया है। आप सबको मालूम है कि लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो ज्यादातर एनिमल सेल्स में मिलता है। और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, इसके अंदर आप बात करें तो इसकी मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर की तरफ इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हैं ये बहुत सारे फूड पार्टिकल्स और अदर बायोमोलिक्यूल्स का हाइड्रोलाइसिस करके उनका डाइजेशन करते हैं। और उसके लिए ये जिस पीएच पर काम करते हैं वो होती है एसिडिक पीएच। ठीक है, और उसके लिए इसके अंदर H+ यानी प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं जो यहां पर H+ की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर पीएच को एसिडिक बनाते हैं, तब जब एंजाइम को एक्टिवेट होना होता है। ठीक है, और अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो आप सब जानते हो कि न्यूक्लियस के पास एक सेल ऑर्गेनल है, गोल्जी बॉडी। उस गोल्जी बॉडी से ही वैक्यूल की फॉर्म में ये जनरेट होते हैं और वो गोल्जी बॉडी खुद ER से डेवलप होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें लाइसोसोम के बारे में है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट को फाइंड करने के लिए हम
स्टेटमेंट्स देखते हैं फिर से। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो यहां मिलते हैं। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये बात बिल्कुल सही है, ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं और प्रोटॉन पंप इनके पास पाए जाते हैं। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन तो नहीं है पर एक सिंगल मेम्ब्रेन यहां पे फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सामने करेक्ट हो गए, तो अपने आप चौथा नॉन करेक्ट हो जाएगा, बट पढ़ें उसको। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैकेजिंग से डायरेक्ट लाइसोसोम नहीं बनता, ये बनता है गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग से, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इनडायरेक्टली तो ER इन्वॉल्व है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, बट डायरेक्ट पैकेजिंग कहां होती है, गोल्जी बॉडी में होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, डायरेक्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, देखिए वही अगेन साइटोलॉजी का क्वेश्चन है, और साइटोलॉजी के अंदर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से पहले बात की जाती है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी जो है उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे श्लाइडन एंड श्वान, लेकिन उस सेल थ्योरी में जब सेल के ओरिजिन की बात आई तो एक स्टेटमेंट फेमस हुआ, और वो स्टेटमेंट था रुडोल्फ वर्शो का स्टेटमेंट, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो रुडोल्फ वर्शो ने ये जो स्टेटमेंट दिया था, इसका मतलब है ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं वो किन से आती हैं, पहले से मौजूद सेल से आती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। तो इसी स्टेटमेंट को कंफर्म करता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो बच्चों ये जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट है, ये देने वाले साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्शो, थियोडोर श्वान इनका नाम सेल थ्योरी में है, श्लाइडन का नाम भी सेल थ्योरी में, और एरिस्टोटल तो बहुत पुराने ग्रीक फिलोसोफर हैं, ठीक है। तो श्लाइडन एंड श्वान ने जो सिंपल थ्योरी दी थी दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेलुलर प्रोडक्ट, उसी में एड ऑन किया था रुडोल्फ वर्शो ने omnis cellula e cellula, that all cells comes from pre-existing cell. So answer will be the first, very easy question, very direct question. Okay, question number 126, what is the direction of movement of sugars in phloem? बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। शुगर की डायरेक्शन पूछी गई है फ्लोएम में। फ्लोएम में शुगर की डायरेक्शन मेनली आप कंसीडर करोगे स्टेम वाले रीजन में, क्यों? क्योंकि इससे ऊपर हैं ब्रांचेस और उनमें लगी हैं लीव्स, और लीव्स के अंदर ही आपका सिंथेसिस होता है किसका, शुगर का, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो लीव्स से बन के ये शुगर सबसे पहले प्लांट के अदर पार्ट्स पर पहुंचेगी। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट की रूट्स। रूट्स के अंदर अगर फूड का स्टोरेज होना है तो वो लीव से बनकर आएगा और जाइलम से डाउनवर्ड इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये तो एक मूवमेंट है ही, लेकिन आपको पता है बहुत सारे प्लांट में रूट्स जो हैं वो स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करती हैं। स्टोरेज ऑर्गन जो हैं वो अपने फूड को सिंथेसिस करते हैं, स्टोर करते हैं अपनी जरूरत के लिए, ना कि एनिमल की जरूरत के लिए। एनिमल की जरूरत के लिए जो फूड स्टोर किया गया था वो फ्रूट में किया गया था और उसको डिस्प्ले किया गया था। इसे अंडरग्राउंड किया गया, इसीलिए अंडरग्राउंड किया गया है कि एनिमल की नजर में ना आए, क्योंकि ये प्लांट की ओन रिक्वायरमेंट का फूड है, ठीक है। और ओन रिक्वायरमेंट कब होगी प्लांट को इस फूड की, जब प्लांट में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आएगी और उसके अंदर फ्लावर डेवलप होंगे। जब उसमें फ्लावर डेवलप होंगे उस टाइम पे उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ सप्रेस होती है और इसलिए नई लीव्स का फॉर्मेशन नहीं होता, और जब नई लीव्स नहीं बनती तो फूड बनाने वाले ऑर्गन यहां उतने एक्टिव नहीं रह जाती। इसलिए उस वक्त काम आता है स्टोर्ड फूड, और स्टोर्ड फूड को इसीलिए फ्लावर्स तक पहुंचाने के लिए रूट से निकलकर ये फूड अपवर्ड मूवमेंट करता है, और फूड के मूवमेंट का रास्ता अपने को पता है कहां से होता है, फ्लोएम से होता है। तो स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों है, बट बात हो रही है यहां पर किसकी, केवल फ्लोएम की।
शुगर इन फ्लोएम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम? तो आप देखो, जब लीफ से बन के फूड जा रहा है स्टोरेज ऑर्गन्स की तरफ, तब ये मूवमेंट मेनली डाउनवर्ड है। लेकिन जब उन्हीं स्टोरेज ऑर्गन जैसे कि रूट से वो फूड वापस प्लांट के अदर पार्ट्स यानी स्पेशली फ्लोरल रीजन तक पहुंचता है, तो फिर ये अपवर्ड मूवमेंट होता है। इसलिए हम मानते हैं कि खास तौर पे स्टेम के अंदर फ्लोएम में फूड का मूवमेंट डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरफ हो सकता है, मींस बाई डायरेक्शनल हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बाई डायरेक्शनल, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नॉन मल्टी डायरेक्शनल कोई वर्ड ही नहीं हुआ, अपवर्ड अकेला नहीं है, डाउनवर्ड अकेला नहीं है, ये दोनों तरह का है, इसलिए बाई डायरेक्शनल रहता है। हाँ, मल्टी डायरेक्शनल इसे बोला जा सकता था क्योंकि कई बार और डायरेक्शंस में भी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, बट यहां ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि नॉन मल्टी डायरेक्शनल ऑप्शन डाला गया है, इसलिए कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आप इसका आंसर सीधा सीधा क्या बताएंगे? बाई डायरेक्शनल। ओके, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 129, the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes was explained by। frequency of recombination between gene pair on the same chromosome, ये रहा एक क्रोमोसोम पेयर, और इस क्रोमोसोम पेयर पे ये रहा आपका, ये तो सेंट्रोमियर है, यहां पर रही जीन ए, यहां पर रही जीन बी, और ये इसी की एलील मान लीजिए स्मॉल ए, ये इसकी एलील मान लीजिए, या आप मान लीजिए स्मॉल बी। ठीक है, अब यहां कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होता है तब जब ये क्रोमोसोम जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके अंदर बाद में क्रोमेटिड बन जाएंगे और इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब अपने पार्ट एक्सचेंज करेंगे और इस तरीके से इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर देखा जाएगा, उसी क्रॉसिंग ओवर का नाम होता है रिकॉम्बिनेशन। और कितने परसेंट गैमेट में वो क्रॉसिंग ओवर आता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जीन पेयर्स जो सेम क्रोमोसोम पर होते हैं, जैसे ये देखो, ये क्रोमोसोम एक है, उस पे दो जीन पेयर ए और बी, ये इसी का होमोलोगस है ए स्मॉल बी, तो हम तो किसी एक के रिगार्ड कंसीडर करते हैं इसको, और हम कहेंगे कि एक क्रोमोसोम पर मौजूद जीन पेयर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, उसकी मदद से इट इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय। उसकी मदद से जीन के बीच की डिस्टेंस को निकालने का यह तरीका किसने डेवलप किया? तो बच्चों, वैसे तो ये लिंकेज से रिलेटेड मामला है और लिंकेज थ्योरी को थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, लेकिन उनके कोवर्कर जो थे ब्रिजेस या स्टर्टवेंट, उनमें से स्पेशली अल्फ्रेड स्टर्टवेंट का नाम लिया जाता है, जिन्होंने इस प्रोसेस को, जेनेटिक जीन्स के बीच के रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को, क्रॉस ओवर प्रोसेस को, जीन के बीच की डिस्टेंस को मापने के तरीके के तौर पे डेवलप किया, यानी जेनेटिक मैपिंग का तरीका बनाया। जीन मैपिंग जिसे अपन बोलते हैं, उसका मतलब होता है क्रोमोसोम पर जीन का अरेंजमेंट, और उस अरेंजमेंट के लिए जरूरत पड़ती है डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन को मेजर किया जाता है मैप यूनिट से, और उस मैप यूनिट का नाम दिया गया सेंटी मॉर्गन के नाम पर, और उसे देने वाले थे खुद अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, जो मॉर्गन के ही एक तरह से स्टूडेंट मान लीजिए, उनके कोवर्कर मान लीजिए। और इसके लिए उन्होंने सीधा सीधा तरीका बताया, परसेंट रिकॉम्बिनेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन एक ही बात है। यहां पर अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ही वो पर्सन थे जिन्होंने जीन के बीच की डिस्टेंस का पता लगाने के लिए परसेंट क्रॉसिंग ओवर को तरीका बनाया, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को एज ए मेजर यूज किया, किसके लिए? जीन के बीच की डिस्टेंस का पता लगाने के लिए। तो फिर अल्फ्रेड स्टर्टवेंट का नाम यहां पर फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे किस बात के? इस बात के कि जीन क्रोमोसोम पर लिंक्ड होती हैं, और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थे उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए थे, और उसी पर एक स्टेप आगे जाके स्टर्टवेंट ने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जीन के बीच की डिस्टेंस के लिए। ठीक है, मेंडल का इससे कोई लेना देना नहीं था, और बोवेरी ने केवल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड स्टर्टवेंट। ओके, वेरी फेमस है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 131,
Which of the following statement is incorrect? Morels and truffles are edible delicacies. Claviceps is a source of many alkaloids and LSDs. Conidia are produced exogenously and ascospore endogenously. Yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae. क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो फंजाई का तो है ही, लेकिन फंजाई में भी स्पेशली एस्कोमाइसिटीज के मेंबर को यूज किया गया है, ठीक है। तो आप देखिए मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, मॉर्शेला मॉरेल्स और स्पेसिफिक फंजाई ट्रफल्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेलिकेटेड एडिबल फंजाई हैं। डेलिकेसीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत रेयर हैं, और रेयर हैं इसलिए बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं और टेस्ट में बड़े स्पेशल होते हैं, इसलिए एडिबल डेलिकेसीज इनको कंसिडर किया जाता है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग मिलती है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड, LSD बोलते हैं, हेल्यूसिनोजेनिक होती है। अदर एल्केलॉइड भी इससे ऑब्टेन किया जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है क्लेविसेप्स उनका, ये बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। कोनिडिया, कोनिडिया जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन्स हैं, आप कह सकते हो क्लास एस्कोमाइसिटीज में, और ये हमेशा आप देखो कि इस तरीके से कोनिडियोफोर होता है, उसके ऊपर ऐसे बेयर की जाती है कोनिडिया, तो ये हमेशा एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होती हैं। और एस्कोस्पोर्स जो बनते हैं एस्कोमाइसिटीज में, इस तरह से एक एस्कोजीनस हाइफी होता है और वो बाद में ग्रो कर जाता है, जिसके अंदर जो सिनकैरियन है उसके अंदर फिर मियोसिस होता है और फिर फर्दर एक माइटोसिस होकर 8 एस्कोस्पोर लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। तो एस्कोस्पोर जो होते हैं वो हमेशा एंडोजीनियसली बनते हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं, ये एस्कस है और ये आप देख रहे हो ये सारे एस्कोस्पोर्स है, ठीक है। तो एस्कस और एस्कोस्पोर्स, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर होते हैं, एंडोजीनियसली प्रोडक्शन होता है, और कोनिडिया के ऊपर होते हैं कोनिडियोफोर या कोनिडियोस्पोर, ठीक है। तो कोनिडियोस्पोर जो होते हैं दे आर प्रेजेंट अबव द कोनिडिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आप देखो यीस्ट, यीस्ट जो है एक सिंगल सेल्ड फंजाई है, कभी कभी वो बडिंग करता है तो इस तरीके से उसमें एक फॉल्स माइसीलियम जैसा अपीयरेंस आ जाता है, अदरवाइज ट्रू माइसीलियम उन पे नहीं होते। तो यीस्ट है फिलामेंटस बॉडी, ये बिल्कुल गलत है। विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, हाइफी इनके अंदर नहीं पाए जाते। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो निकलेगा आपका वो किस में से निकलेगा? यीस्ट में से निकलेगा, क्योंकि यीस्ट यूनिसेलुलर हैं, सैकरोमाइसिस या आप कहो शाइजोसैकरोमाइसिस, बेकर्स यीस्ट, आपके ब्रूअर्स यीस्ट, ये सब क्या हैं? ये यूनिसेलुलर फंजाई हैं और ये थ्रेड लाइक हाइफी नहीं रखते, फिलामेंटस बॉडी नहीं रखते। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। ओके, डन, 4th इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary or in peripheral part। तो प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवेरी। ओव्यूल का अरेंजमेंट देखा जाता है किसके अंदर? ओवेरी के अंदर। आगे चल के आपको पता है ओव्यूल क्या बनाने वाले हैं? सीड, और ओवेरी क्या बनाने वाली है? फ्रूट। तो आप ये भी कह सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट। अब पूछा क्या है? ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। मान लीजिए ये ओवरी का एक सेक्शन है, तो ओवरी की इनर वॉल पे ओव्यूल अरेंज होंगे कुछ सपोज इस तरीके से, जैसे कि ये एक अरेंजमेंट हो गया। और अगर फॉल्स सेप्टम रेपलम बन जाता है तो उसके दोनों तरफ ये इस तरीके से ओव्यूल नजर आते हैं, इनर वॉल पे लगे हुए या पेरिफेरल पार्ट पे लगे हुए। इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लेसेंटेशन। और ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है एक तो फैमिली ब्रेसिकेसी का, जो मस्टर्ड की फैमिली है, या आप कह सकते हैं कॉलीफ्लावर की फैमिली है, रेडिश की फैमिली है। मस्टर्ड फैमिली ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड सीड आप सबने देखे हुए, इस तरीके से उनकी जो एपिकार्प होती है वो नीचे से बस्ट हो जाती है और इसके मार्जिन पे ही यहाँ पे सीड्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये तो फ्रूट के अंदर दिखाई देगा आपको, और सेक्शन में आप देखोगे ओवरी के सेक्शन में तो ऐसे ओव्यूल लगे नजर आएंगे। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन ही है ये जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, जिसके बारे में पूछा गया है। और आप कह सकते हो कि फैमिली ब्रेसिकेसी में है। कुकुरबिटेसी फैमिली में भी इसी तरह का अरेंजमेंट देखा जाता है, बट मेनली आपके पास है ऑप्शन यहाँ पे केवल प्लेसेंटेशन के नाम है। बेसल ये नहीं है, एक्साइल ये नहीं है, पैराइटल बिल्कुल सही आंसर, फ्री सेंट्रल ये नहीं है, ठीक है। तो ये जो टाइप है प्लेसेंटेशन की जिसमें वॉल पर ओव्यूल लगे मिलेंगे, इनर वॉल पर या पेरिफेरल रीजन पर, तो उसे अपन कहेंगे पैराइटल प्लेसेंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 133, which of the following is the most important cause for animals and plants being driven to extinction?
एक्सटिंक्शन की ओर ले जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, तो आपको याद होंगे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस या स्पीशीज एक्सटिंक्शन। इस एक्सटिंक्शन के लिए 4 इंपॉर्टेंट यहां पे रीजन माने गए हैं और उन 4 इंपॉर्टेंट रीजन को कलेक्टिवली कह दिया जाता है एविल क्वार्टेट। तो एविल क्वार्टेट कौन कौन से हैं? तो एविल क्वार्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनका खत्म होना या उनका डिवाइड हो जाना छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, इसको बोला जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो है उनका शिकार होना, और शिकार किस तरीके से होना? केवल या तो आप कह दो कमर्शियल पर्पस से या केवल कई बार ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस से, इसको बोला जाता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन बोला जाता है जिसमें क्या होता है कि किसी नेचुरल हैबिटेट में बाहर से लाकर कोई स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, जिसे अपन कहते हैं इन्वेजन। सॉरी, इसको बाहर से जब कोई स्पीशीज अपन लाते हैं तो क्या बोलते हैं? इन्वेजन। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, बाहर से ला दोगे आप कोई स्पीशीज तो उसको बोला जाता है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। बाहर से स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर दी जाती है और वो वहां रहने वाले नेचुरल हैबिटेट में जो ओरिजिनल स्पीशीज है उनको नुकसान पहुंचाती है। नंबर 4 पे आता है यहाँ पे को एक्सटिंक्शन, यानी एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो उस पर डिपेंड दूसरी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये 4 इंपॉर्टेंट कॉज माने जाते हैं, लेकिन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है उनके अंदर आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जिसमें नेचुरल हैबिटेट ही खत्म हो रहे हैं या छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ही है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड्स, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ये बातें थोड़ी बहुत हैं पर पूरी तरह से नहीं है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट खत्म होना और उसका छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, तो जो लार्ज टेरिटरी रिक्वायर्ड करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए फ्रेगमेंटेशन भी बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। ह्यूमन एनकाउंटर होते हैं और ह्यूमन एनकाउंटर की वजह से उनका हंटिंग होती है या उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ वैल्यू ऑफ ट्राइपामिटिन इज। RQ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि RQ वैल्यू क्या होती है। तो देखिए बच्चों, RQ इज a quotient which actually is the ratio of CO2 evolved, या आप कह दो वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved and volume of O2 consumed। ठीक है, बात समझ में आई? तो VCO2 upon VO2, ये दो जो वॉल्यूम्स हैं इनका आपस में रेशियो RQ कहलाता है। रेस्पिरेशन के दौरान हम सेल के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते कि उसने किसका कंजम्पशन कितना किया है, लेकिन ये जरूर देख सकते हैं कि उसमें कितनी ऑक्सीजन तो यहां पर कंज्यूम हुई और कितनी CO2 इवॉल्व हुई। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड के रेस्पेक्ट में जब हम वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व देखते हैं तो हमें बड़ी आसानी से पता लग जाता है कि RQ क्या होगा। बट RQ का सिग्निफिकेंस क्या है? इस RQ की हेल्प से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि सेल ने कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को इस्तेमाल किया है। सपोज सेल ने शुगर को यूज किया है तो आपको पता है शुगर के केस में या ग्लूकोज के केस में रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या बनेगी? C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, बैलेंस करने के लिए या एनर्जी कंजम्पशन कितना है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बैलेंसिंग दिख रही है कि 6 मॉलिक्यूल यहाँ ऑक्सीजन के लगे हैं और 6 मॉलिक्यूल यहाँ CO2 के निकले हैं। तो अगर इसके लिहाज से RQ निकाला जाए तो RQ आ जाएगा आपका 6/6 1। तो शुगर के केस में, कार्बोहाइड्रेट के केस में RQ क्या मिलता है? 1 मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है ट्राइपामिटिन। पामिटिन जो है अपने आप में एक फैटी एसिड है, पामिटिक एसिड, और उससे बनने वाली एक वसा है, फैट है, वो क्या है? ट्राइपामिटिन।
तो ट्राइपामिटिन को अगर आप यूज करोगे किसमें, अगर आप उसको फॉर्मूले में यूज करोगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर जो है वो उसको कंप्लीट कंज्यूम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर अपन देखें तो 17 कार्बन के समथिंग पामिटिक एसिड के अंदर होते हैं और जब ट्राइपामिटिन बनाते हैं तो उसके अंदर C51 के आसपास आ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डेवलप होता है, C51H98 और यहां आपके पास O6 आ जाते हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल अपन ले लेते हैं और फिर अपन उसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो टोटल 145 यहां पे तकरीबन ऑक्सीजन खर्च होते हैं और यहां पे 102 के आसपास CO2 रिलीज होती है और आई थिंक 98 यहां पे आपको H2O मिल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन डेवलप होती है। मोर और लेस कुछ यहाँ पे चीजें चेंज हो सकती हैं, बट ऑलमोस्ट ऑक्सीजन का और CO2 का रेशियो यही रहता है। ऑक्सीजन और CO2 का रेशियो जब यही रहेगा तो RQ जो है वो क्या डेवलप होगा, RQ डेवलप होगा VCO2 अपॉन VO2 के लिहाज से 102 अपॉन 145 और उसके हिसाब से ये तकरीबन 0.7 के आसपास आता है। इक्वेशन की बैलेंसिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, पर एग्जैक्टली आपको सारी इक्वेशन बैलेंस करके याद होना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि जितनी भी फैट्स होती हैं, फैट्स के केस में ये 0.7 के आसपास होता है। जब ये 0.09 0.07 ये कभी नहीं होता, जब शुगर होती है तो ये 1 होता है और प्रोटीन अमीनो एसिड केस में कभी 0.8 और कभी 0.9 पहुंच सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे सीधा सीधा फैट है आपके सामने। अगर आप इक्वेशन भी बनाते हो तो कुछ ऐसी ही बनती है और उसमें लगभग यही फॉर्मूला सेट होगा 102 2 अपॉन 145 और ऑलमोस्ट 0.7 आपको वैल्यू मिलेगी। तो RQ इक्वल टू 0.7 इन केस ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ ऑल फैट्स, स्पेशली इन केस ऑफ ट्राइपामिटिन। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। ओके, 135 का 2। और इस तरह से 2019 के बॉटनी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।